नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी बीजेपी के महासंगम की। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत की। आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। फिर बात अवैध खनन पर सरकार के एक्शन की। बात ब्लाइंड मर्डर के खुलासे की भी होगी। अपराध बदस्तूर जारी है, लेकिन पुलिस भी एक्टिव मोड में है। ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बताएंगे आपको कहां सड़क पर पसरा काल। और बात पैंथर के मूवमेंट से फैली दहशत की भी करेंगे। बताएंगे आपको कहां पर हुई 81 लाख रुपए की लूट और कहां हो रहा है पेड़ काटने का विरोध। टंकी पर चढ़ना भारी पड़ गया, कहां, कैसे, किसे, ये भी बताएंगे आपको। और बूंदी उत्सव की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। सबसे पहले बड़ी खबर, सौम्या गुर्जर आज कार्यभार ग्रहण करने जा रही हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में कार्यभार ग्रहण करेंगी सौम्या गुर्जर। महापौर आज 12:15 पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद दोबारा कुर्सी संभालेंगी सौम्या गुर्जर। कल स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया। सौम्या गुर्जर को सुनवाई के लिए नोटिस दिया गया है। कारण बताओ नोटिस दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में नोटिस जारी किया गया था। 18 नवंबर तक सुनवाई के लिए उपस्थित होने का समय दिया गया है। अब मामले में सरकार सुनवाई के बाद ही कोई कदम उठाएगी। तो आज सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करेंगे अपना, लेकिन उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी उन्हें दे दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, कार्यभार सौम्या गुर्जर आज ग्रहण करने जा रही है, कितने बजे और क्या रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, देखिए सौम्या गुर्जर की ओर से बताया गया है महापौर पद पर दोबारा वे यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने पहुंचेगी नगर निगम ग्रेटर के दफ्तर में। और 12:15 बजे का ये वक्त यहाँ पर उनकी तरफ से रखा गया है। कल डीएलबी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जो पूरी तमाम जो रिपोर्ट थी पूरे इस मामले की, जो कि आयुक्त और मेयर और पार्षदों के बीच का जो पूरा मैटर था, और उसके बीच में जो जांच पूरी हो गई थी और उसके मामले में सुनवाई पूरी नहीं की गई थी। और यही कारण था कि हाईकोर्ट ने जो है राज्य सरकार को ये कहा था कि सुनवाई किए बगैर जो है इस मामले में कोई निर्णय लेना जल्दबाजी है। और इसी वजह से उन्होंने उस चुनाव पर भी रोक लगाई, जो कि यहाँ नगर निगम ग्रेटर के लगभग चुनाव संपन्न हो चुके थे और उनके परिणाम जारी होना बाकी थे। तो ऐसे में अभी जो है एक बार की सुनवाई का मौका वापस से मिला है। 18 नवंबर तक जो है उनकी सुनवाई यहाँ पर हो सकेगी। और उसके साथ साथ में जो है महापौर आज अपना कार्यभार ग्रहण करके, और एक तरफ उन्हें सुनवाई के लिए सबको प्रिपेयर भी करना होगा, तो दूसरी तरफ जो नगर निगम के कामकाज है उनको लेकर के भी अब वे यहाँ पर अपना जो कार्यभार है वो संभाल रही हैं। तो इस लिहाज से निगम के कामकाज की जो गति है वो भी देखनी होगी। तो ऐसे में लेकिन ये जो विवाद है वो एक बार की जरूर थमा है, लेकिन पूरी तरह से थमा है ऐसा कह पाना भी जल्दी होगी, क्योंकि अभी भी एक तरह से इस मामले में जो सरकार की तरफ से सरकारी कवायद है ही सुनवाई होकर के इस मामले में किसी तरह का डिसीजन जो है सरकार की तरफ से अमल में लाया जाता है, वो यहाँ पर जरूर देखने वाली बात रहेगी। तो उसी तरह जो सौम्या गुर्जर है उनकी तरफ से इस मामले में क्या डिसीजन जो है किया जाएगा, या किस तरह से लीगल राय जो है उनकी तरफ से वो ली जा रही है, वो भी जरूर देखने वाली बात रहेगी। सुनवाई का प्रोसेस क्या होगा? 18 तारीख तक का के लिए उपस्थित होने का समय दिया गया है। प्रोसेस क्या रहने वाला है? 18 नवंबर को उपस्थित होना है, उससे पहले कभी भी उपस्थित हो सकती हैं? और कितने चरणों में सुनवाई होगी? क्या एक ही दिन में सुनवाई हो जाएगी? प्रोसेस क्या रहेगा इसका महेश? देखिए ये 18 तारीख तक का वक्त तो उन्हें जो कल रात को जो नोटिस डीएलबी की तरफ से जारी किया गया है उस हिसाब से दिया गया है। उसमें कारण बताओ नोटिस में इनसे जानकारी ली जाएगी कि उनका पक्ष जो है वो इस मामले में क्या है, और वो पक्ष पूरी तरह से सुना जाएगा, क्योंकि इनकी सदस्यता और महापौर पद से इनका जो बर्खास्तगी का जो ऑर्डर किया गया था, और जिसमें कि 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित किया था। तो ऐसे में ये निर्णय पहले नहीं लिया जाकर के किसी भी व्यक्ति को पूरा सुनवाई का मौका जो है दोषारोपण करने से पहले दिया जाता है, और उसमें एक प्रक्रिया होती है। लेकिन कहीं भी इस मसले के अंदर ये प्रक्रिया को जो है नहीं आजमाया गया, और उसमें कहीं भी कमी सरकार की तरफ से रही है, जिस कारण से हाईकोर्ट ने जो है इस मामले में सौम्या गुर्जर को एक बार फिर मौका दिया है। 18 तारीख को उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा, जो डीएलबी स्वायत्त शासन भवन का जो कमरा नंबर 201 है, जिसमें कि
डायरेक्टर हृदेश कुमार शर्मा बैठते हैं, वे खुद जो है इस न्यायिक जांच रिपोर्ट के साथ में सौम्या गुर्जर से बातचीत करेंगे। उनकी जो सुनवाई है, उनका जो पक्ष है राज्य सरकार की तरफ से, वे वहां पर इनकी सुनवाई करेंगे। और ये भी देखना रहेगा कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद में जो जाकर के क्या कार्रवाई सेम तरह की रहती है या फिर कोई डिसीजन में कोई बदलाव आता है, क्योंकि डिसीजन तो एक तरफ से राज्य सरकार की तरफ से हो ही चुका है कि बर्खास्तगी जो है वो सरकार ने पहले कर दी थी और 6 साल का प्रतिबंध भी लगाया था। तो ऐसे में अब ये जरूर देखने वाली बात रहेगी कि इनकी सुनवाई का मौका मिलने के बाद में, सुनवाई पूरी होने के बाद में क्या डिसीजन में कोई फेरबदल होता है या फिर सेम डिसीजन को ही कंटिन्यू किया जाता। तो लेकिन अभी ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। पहले एक बार की सुनवाई यहाँ पर हो जाती है 18 तारीख की, एक दिन का ही वक्त इस आदेश के मुताबिक दिया गया है और ये आदेश रात को ही जारी किया गया है। तो ऐसे में अभी जवाब भी जो है सौम्या गुर्जर की तरफ से वो तैयारी की जाएगी, लीगली भी जो है वे राय ले रही हैं। तो ऐसे में आज एक तरफ तो सौम्या गुर्जर यहाँ पर निगम कार्यभार संभालने के लिए पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ उन्हें अपनी सुनवाई को लेकर के भी तैयारी करनी रहेगी। अभी सुनवाई होगी तो इसकी ये स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया है, यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन क्या कोई मॉनिटरिंग करने के लिए सुनवाई का प्रोसेस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ महेश। रिकॉर्डेड सुनवाई होगी, इसे हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में रखा जाएगा, सुनवाई के दौरान क्या क्या रहा, क्या क्या बात हुई, या किसी की मॉनिटरिंग में सुनवाई होगी? ये बिल्कुल ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि ये सुनवाई जो रहेगी उसमें स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ये जो सुनवाई, राज्य सरकार की तरफ से जो सुनवाई है वो यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही में पूरा मौका जो है जिस पक्ष पे दोष लगाया जा रहा है अगर किसी का, तो उस दोषारोपण से पहले उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है। और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इसी ग्राउंड पर बड़ी रिलीफ दी थी सौम्या गुर्जर को। और आज जो है वो जब कार्यभार संभालने के लिए जा रही, तो उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पर वे कार्यभार संभाल रही हैं। सुनवाई के मौके की जहां तक बात की और प्रोसेस की आपने बात की, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 18 तारीख को जो है यहाँ पर उनकी सुनवाई डीएलबी में रहेगी और उस दौरान में उनको अपना पक्ष रखना होगा कि किस तरह से जो उनपे दोष लगाया गया है उसमें कहाँ जो है चूक रही है या सरकार की तरफ से जो जांच की गई है वो उसे ठीक क्यों नहीं मानती है, क्या ग्राउंड है उनकी तरफ से जो कि ये बताता है कि ये जो जांच की गई है वो गलत है। जो कमिश्नर ने, जो तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह ने जो आरोप लगाए थे वो क्यों ठीक नहीं है। तो इस बारे में उन्हें अपना पक्ष वहां पर रखना पड़ेगा। जिस तरह की मारपीट का जो प्रकरण बताया जाता है, जिसमें कि यज्ञमित्र सिंह देव ने 3 पार्षद और 1 मेयर के ऊपर में ये आरोप लगाए थे कि उनके साथ में जो है अभद्र व्यवहार किया गया था और पार्षदों पर मारपीट के आरोप भी उस मामले में लगाए गए थे। तो ऐसे में इस बार की पूरा जो है इस प्रकरण के ऊपर इनकी तरफ से जो पक्ष है वो साफ तौर पर नहीं रखने की बात कही गई थी। तो ऐसे में महापौर इस मामले में अपना पक्ष यहाँ पर रखेगी और उसके बाद देखना होगा कि सरकार फिर जाकर के क्या डिसीजन अमल में आती है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। महेश दादीच मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। लेकिन एक राहत की बात है कि अब जयपुर की जो सफाई व्यवस्था थी, नगर निगम के जो काम थे, वो शायद अब पटरी पर आ सकें, कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है झुंझुनू में। आज से बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक होगी। 2 दिनों तक बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी। पहले दिन जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठक, दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में 400 से ज्यादा बीजेपी नेता हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव, संगठन मजबूती पर चर्चा होगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। 42 मंडलों में बीजेपी के सांसद और विधायक फीडबैक लेंगे। 11 सांसद और 31 विधायक आज मंडल प्रवास करेंगे। रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन सहित अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित केंद्रीय मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कृष्ण, बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है, क्या कुछ रहने वाला है, कितनी देर में बैठक शुरू होगी, कौन कौन से प्रमुख चेहरे इस बैठक में पहुंचने वाले हैं?
जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि चुड़ैला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हो रही है और आज जो झुंझुनू जिले के जो 42 मंडल है उनमें 11 सांसद और 31 विधायक हैं, वो दिन भर प्रवास पर रहेंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं होगा और वो मंडलों में बैठक लेंगे, आमजन से भी फीड लेंगे, साथ ही जो मंडलों के पदाधिकारी है उनसे भी बैठक लेके वहाँ का पूरा फीडबैक लेंगे। फिर जो रविवार को है वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। रविवार को पहले सत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित केंद्रीय मंत्री है वो भाग लेंगे। उसके बाद जो तमाम मोर्चों की बैठक होगी और जिसके बाद जिला अध्यक्ष और जो जिला प्रभारियों की बैठक होनी है। जिला अध्यक्ष और जो जिला प्रभारी है वो भी इस संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। और हाँ, इसके बाद जो है संगठन के तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही जो उपचुनाव है सरदार शहर का उसको लेकर भी मंथन होगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो यह रणनीति है वो तैयार की जाएगी। जी अच्छा, कौन कौन से प्रमुख चेहरे आज यहाँ पहुंचने वाले हैं इस बैठक में? आज जो है जो प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह है वो पहुंचेंगे दोपहर बाद, और जहां केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल है वो भी दोपहर बाद पहुंचेंगे। और जो संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर वो कल शाम ही यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये जो मेरे पीछे हॉल है इस हॉल में उन्होंने कल यहाँ के पदाधिकारियों के साथ है रिव्यू मीटिंग ली है। और जो सांसद और जो विधायक है उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। और जिन जिनको मंडलों की जिम्मेवारी दी गई है वो आज मंडलों के प्रवास पे जाएंगे। तो झुंझुनू में 11 सांसद और 31 विधायक हैं, वो आज पूरे 42 मंडलों के प्रवास पर रहेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेंगे और उसके बाद जो आमजन से मिलके है वहां का रिव्यू और फीडबैक तैयार करेंगे। जी, इस कार्य समिति की बैठक के लिए झुंझुनू का ही चुनाव क्यों कृष्ण? सुमित, मैं आपको बता दूं कि शेखावाटी है वो सैनिकों और किसानों की धरा कही जाती है और शेखावाटी में 21 सीटें आती हैं, सिक्कर की 8 सीटें हैं, झुंझुनू की 7 सीटें हैं और चूरू की 6 सीटें हैं। तो अभी वर्तमान जो बात करें तो यहाँ से महज बीजेपी के 3 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी ये मान के चल रही है कि शेखावाटी में पार्टी को मजबूत करना है तो यहाँ के संगठन को मजबूत करना होगा, साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देनी होगी जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी यहां मजबूत है उससे उभर सके। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो शेखावाटी में जिस पार्टी ने अधिक सीटें अर्जित की है वो प्रदेश की सत्ता में काबिज रही है। जी ठीक है, शुक्रिया कृष्ण। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और दूसरे दिन भी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक, 2 दिनों की कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की। आज से ये कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक बीजेपी की एक कार्य समिति की बैठक जारी रहेगी। 400 से ज्यादा बीजेपी नेता इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू के चुड़ैला में आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती सहित कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक में आज बीजेपी के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी, तो वहीं दूसरे दिन रविवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें 400 से ज्यादा बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस बैठक की तैयारियों का जायजा लेते हुए इस मीटिंग के तमाम विषयों को लेकर प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से खास बातचीत की संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। तैयारियां की जा रही है, किस तरह का क्या आयोजन होगा? देखिए, इस कार्य समिति को लेके पूरे कार्यकर्ताओं में, झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे कार्य समिति की यहाँ कभी हुई नहीं है। जो पहली बार जब मेज़बानी का मौका मिला है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह, पूरे शहर को सजाया भी जा रहा है। और इस कार्य समिति के तहत भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश के निर्देशानुसार जितने भी हमारे यहाँ पे जो प्रतिभागी आ रहे हैं, हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, केंद्र के नेता आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के सभी नेता यहाँ पे 2 दिन रहने वाले हैं, 12 और 13 को। उससे पूर्व
कुछ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो, विधायक हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, उन लोगों का मंडलों में प्रवास भी तय किया है। वो एक रात्रि मंडल में प्रवास करेंगे और उस मंडल में यहाँ आपके झुंझुनू के जो 42 मंडल हैं, उन प्रत्येक मंडल में प्रदेश की तरफ से प्रवास तय हुआ है। वो वहीं पे उनका रात्रि विश्राम रहेगा मंडल में, और सभी कार्यकर्ताओं से मिलके किस प्रकार से संगठन का वहाँ विस्तार हो रहा है, अगर कोई कमी है तो क्या कमी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस प्रकार से एक प्रवास की योजना भी इस कार्य समिति से एक दिन पहले बनी है। बाकी यहाँ पे 13, 12 और 13 तारीख को सभी नेता रहेंगे। 13 को हमारी प्रदेश की बड़ी वृहद जिसको कार्य समिति कहते हैं वो यहाँ रहने वाली है, और उस कार्य समिति में हमारे अलग अलग जो सत्र प्रदेश की तरफ से तय किए हुए हैं वो हमारी बैठ के निरंतर शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। और सभी मुद्दों पे यहाँ पे एक उद्घाटन सत्र से लेके और राजनीतिक प्रस्ताव, निंदा, इस तरीके की पूरी जो कार्य समिति का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में हमारी कार्य समिति यहाँ पे रहने वाली है। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव होंगे और उस पर विशेष चर्चा होगी। जो हमारा जन आक्रोश जो आंदोलन है उस पर चर्चा होगी। कुछ और एजेंडे हैं जो तात्कालिक मुद्दे होंगे उन पर चर्चा होगी। पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो सब जुटेंगे और मुझे लगता है कि शेखावाटी में बहुत अरसे बाद इस तरीके का बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा तो उसका असर निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति। तो आज से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक 2 दिनों तक बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी। सांसद महोदय हैं, कुछ माननीय विधायक हैं और कुछ पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। सभी मंडलों में लगभग 2-2 लोग जा रहे हैं, एक मुख्य कार्यकर्ता, एक उनका सहयोगी कार्यकर्ता। दिन भर वहाँ जनता के बीच में रहेंगे, वहाँ पर जनप्रतिनिधियों की बैठक करेंगे, हमारे बूथ अध्यक्ष और मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे और एक मोर्चे का सम्मेलन करेंगे। इस प्रकार से दिन भर का कार्यक्रम वहाँ रहेगा। जालौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बागोड़ा क्षेत्र में टिड्डियों ने दस्तक दे दी है। किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है टिड्डियों ने। जीरे की फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया है। पाकिस्तान के रास्ते से जालौर में टिड्डी दल पहुंचा है। हर बार की तरह इस बार भी जालौर पाकिस्तान से ये टिड्डी का अटैक हुआ है। जिले के कई गांवों की फसलों को टिड्डी दल ने बर्बाद कर दिया है। जालौर में टिड्डी दल का अटैक। जालौर से बड़ी खबर, बागोड़ा क्षेत्र में टिड्डियों की दस्तक। किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को किया बर्बाद। जीरे की फसल को नष्ट कर दिया टिड्डी दल ने। अब इसके बाद किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। पाकिस्तान के रास्ते एक बार फिर टिड्डी दल जालौर पहुंचा और किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। जिले के कई गांवों की फसल को नष्ट कर दिया। जालौर से सहयोगी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाकिस्तान से एक बार फिर टिड्डी अटैक। श्याम, हालात क्या वहां पर, और किसान परेशान होंगे काफी टिड्डी दल के इस अटैक के बाद से? निश्चित तौर से सुमित, जालौर जिले के अंदर हर बार टिड्डी दल का है जो दस्तक दे देता है, उसके चलते किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर देता है। इस बार एक बार फिर से पाकिस्तान के रास्ते से जालौर जिले में टिड्डी दल ने दस्तक दी है। विशेष रूप से जालौर जिले के बागोड़ा सायला उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों के अंदर किसानों के खेतों में खड़ी जो जीरे की अंकुरित फसल है उसको बर्बाद कर दिया गया है। किसानों ने तहसीलदार से तमाम विभागीय अधिकारियों को सूचना दी है और सर्वे करवाकर मुआवजे जैसी डिमांड की है। लेकिन सुमित, लगातार टिड्डी दल का अटैक है वो जालौर जिले में होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो जालौर जिले के तमाम जो इलाके हैं, सांजौर की बात करें, बागोड़ा, भीनमाल सहित अलग अलग किसान जो कृषि प्रधान इस तरीके का जो क्षेत्र है, इसके अंदर बड़ी संख्या में ये टिड्डी दल दस्तक देती है, जिसके चलते किसानों को खड़ी जो फसलें हैं उसको बर्बाद की जा रही है। हालांकि अभी तक लगातार जो टिड्डी जो मारने को लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। किसान लगातार विभागीय अधिकारियों को संपर्क कर रहे हैं।
जी सुमित। लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकल सकता है क्या श्याम? जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई हो उनसे हर साल, क्योंकि ये तस्वीरें हम देखते हैं, कोई समाधान नहीं है इसका? सुमित, जिस तरीके से बात करें तो जालौर जिले के अंदर आज से 35 साल पहले भी इसी तरीके से बड़ी मात्रा में जो टिड्डी दल का अटैक हुआ था, उसके बाद में लगातार इसको लेकर एक अलग से विभाग गठन किया गया। जालौर के अंदर इसका स्पेशल ऑफिस भी बनाया हुआ, लेकिन तमाम प्रकार के उपकरण नहीं होने की वजह से टिड्डी पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे ही टिड्डी आती है उसके बाद प्रशासन जागता है, छिड़काव किया जाता है, उसको मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पहले से प्रबंधन नहीं होने की वजह से किसानों को खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करने के बाद ही प्रशासन जागता है और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है। किसानों के खेतों को चौपट करने के बाद ही जो जालौर का प्रशासन है वो जागता है, उसके बाद में प्रयास करते हैं मारने के, लेकिन तब तक पूरी देर हो जाती है। ऐसे में पूर्ण रूप से जो संसाधन है टिड्डी मारने को लेकर वो जालौर प्रशासन के पास नहीं है। इसकी वजह से हर बार किसानों को लाखों रुपए की खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद होते देखना पड़ता है। मेहनत है वो किसानों की धरी रह जाती है और इसी तरीके से टिड्डियां किसानों के खेतों को खाली कर रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है सुमित कि जालौर का जो प्रशासन है वो अगर जब उन लोगों को पता है कि बार बार जालौर के अंदर इसी तरीके से टिड्डी दल अटैक करती है, तो ऐसे में पूर्ण रूप से पहले से संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए थे। वो संसाधन नहीं होने की वजह से हर बार किसानों को चोट खानी पड़ रही है। जी सुमित। कितना नुकसान अब तक इस टिड्डी दल के अटैक के बाद से आकलन किया गया है, संभावना जताई गई है, कितना नुकसान हो चुका है किसानों को? देखिए सुमित, अभी जो टिड्डी दल का अटैक है वो पिछले 2 दिनों से ही शुरुआत हुई है। हालांकि अभी तक जो टिड्डियां हैं वो कम मात्रा में हैं, लेकिन जैसे ही किसानों ने विभाग अधिकारी को सूचना दे दी है, तब देखने वाली बात होगी कि किसान कितने में हरकत में आएंगे। लेकिन जीरे की फसल को अभी प्रथम जो जिस तरीके से जानकारी में सामने आया है कि जीरे की जो अंकुरित फसल है जो जमीन से निकल रही है उसको चौपट किया जा रहा है। ऐसे में अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा रहा, लेकिन 2 उपखंड क्षेत्रों के अंदर दर्जनों जो ऐसे खेत है उनके खेतों में खड़ी जो जीरे की फसल को बर्बाद कर दिया। विशेष रूप से जालौर जिले के बागुड़ा व साइला क्षेत्र के दर्जनों गांव में किसान की खेतों में जो खड़ी फसल है उसको बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि जो परमानेंट आंकड़ा है ये जो सर्वे के बाद में पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन 2 उपखंड क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। जालौर से सहयोगी श्याम फोन लाइन पर जुड़े। बागोड़ा क्षेत्र में टिड्डियों का आतंक, टिड्डियों ने दी दस्तक, किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को किया बर्बाद। प्रदेश भर में आम जन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। साल 2022 की चतुर्थ और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस बीरेंद्र कुमार विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ, जयपुर पीठ और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचों के साथ साथ प्रदेश भर की अदालतों में कुल 481 बेंचों का गठन किया गया। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,24,584 प्रकरण न्यायालयों में लंबित और 3,21,137 प्री लिटिगेशन सहित कुल 5,45,721 मुकदमों को सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट जयपुर बेंच के सभी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ताओं सहित राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सस्ता और सुलभ न्याय जनता को जल्द से जल्द मिले और सुचारू मिले, उसके लिए ये पहल। राकेश। बिल्कुल, देखिए सुमित, आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की अंतिम और चौथी लोक अदालत है, क्योंकि जो राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण है उस द्वारा ये जो लोक अदालतें लगाई जाती हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो निर्णय होता है उस निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों के बीच जो समझौता करवाया जाता है और वो समझौता सर्वमान्य होता है। तो जो लंबे पुराने विवादास्पद मामले हैं उनको भी इसमें निपटा दिया जाता है। तो आज लगभग 6 लाख के आसपास जो मामले इसमें रजिस्टर्ड किए गए हैं और सभी जो जिले हैं और जितने भी जो छोटी अदालतें हैं वहां पर लोक अदालत आयोजित की जा रही है और संभवतः बड़ी संख्या में इसमें जो है लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है।
किस तरह के मामले इसमें मुख्यतः आ रहे हैं, या जितने भी पेंडिंग मामले हैं वो सब उन तमाम मामलों को इनमें रखा जाएगा? बिल्कुल देखिए, इसमें वो सभी मामले हैं जो चाहे वो विवादास्पद हो या अदालतों के अधीन जिनका निर्णय अभी भी बाकी है, ऐसे मामलों को इसमें चिन्हित किया गया है। चाहे बैंकिंग क्षेत्र का हो, क्राइम का हो, पारिवारिक हो, या सभी क्षेत्रों के जो मामले हैं इसमें चिन्हित किए गए हैं। और जो पुराने न्यायिक सेवा के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी भी इसमें सेवाएं ली जा रही हैं। और जो अधिवक्ता हैं वो भी इसमें, बहुत से अधिवक्ता इसमें लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जो निःशुल्क भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी आज ये जो पूरा मंच है, एक तरीके से ये आम आदमी को आसानी से न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल है और बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच रहे हैं। अच्छा, कितने वक्त ये राष्ट्रीय लोक अदालतें जारी रहेगी, और क्या इनमें ये जितने भी मामले आप बता रहे हैं पेंडिंग 6 लाख के आसपास, वो उन सभी मामलों पर फैसला आ जाएगा इतने जब तक ये अदालत चलेगी? बिल्कुल देखिए, जो लोक अदालत लगाई जा रही है इसमें जो न्यायिक अधिकारी हैं वो बैठते हैं, रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं और उसमें जो है संभवतः अधिकांश केसेस में जो है उनको वहीं पर त्वरित न्याय मिल जाता है। और चूंकि यहाँ बड़ी बात यह है सुमित की अदालतों में भी जो लंबित मुकदमे हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी फेहरिस्त है। तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अदालत भी ये पहल करती है कि ज्यादा से ज्यादा विवाद जो है लोक अदालत में, अगर जो छोटे मोटे विवाद हैं खासतौर पर जिनमें न्यायिक प्रणाली की जरूरत नहीं है और आपसी विवाद के मसले हैं, तो उसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ न्यायिक अधिकारी वहां बैठकर सुलह करवाने के प्रयास शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का निशाना, ममता सरकार के मंत्री के बयान पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी के इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। गिरी का मंत्री पद पर बने रहना नारी जाति का अपमान है, ये कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। कहा अखिल गिरी ने राष्ट्रपति पर विवादित बयान दिया था, लेकिन अब तक वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, क्यों नहीं उन पर कोई कार्रवाई की गई, ये अपमान है। धर्मेंद्र प्रधान का निशाना ममता सरकार के मंत्री के बयान पर, अखिल गिरी के इस्तीफे की मांग। ट्वीट किया उन्होंने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार के मंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि देश की प्रथम नागरिक, आदिवासी समाज से पहली राष्ट्रपति और एक महिला का अपमान करने वाला यह ओछा मुंहफट आदमी अगर अब भी आपके मंत्रिमंडल में रहता है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने टैग किया है ममता बनर्जी को। अखिल गिरी का मंत्री पद पर बने रहना समस्त नारी जाति और पूरे देश का अपमान है, धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही। लिखा कि देश की प्रथम नागरिक, आदिवासी समाज से पहली राष्ट्रपति, एक महिला का अपमान करने वाला यह ओछा मुंहफट आदमी अगर अब भी आपके मंत्रिमंडल में रहता है तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि अखिल गिरी का मंत्री पद पर बने रहना समस्त नारी जाति और पूरे देश का अपमान है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।